देखो जो टाइप ऑफ मोशन है उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है 1D मोशन है अपने पास। 1D मोशन में अपन ने ये बताया कि जब अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेगा उसका ये जो मोशन होगा वो 1D मोशन होगा। जैसे अपन ने बताया था भाई किसी भी बॉल को अपन जब फ्री फॉल करेंगे, किसी सर्टेन हाइट से बॉल को जब फ्री फॉल किया जाएगा तो उसका ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो ये वाला जो मोशन है वो 1D मोशन है। यहाँ पर ने लिखा है एट ए टाइम ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, या तो x वाला हो सकता है या फिर y वाला हो सकता है या फिर z वाला हो सकता है। लिखा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। देखो दो अपन ने ग्राफ बनाए हैं, दोनों अपने पास 1D मोशन के ग्राफ है। कैसे पता पड़ेगा कि दोनों 1D मोशन के ग्राफ है? देखो यहाँ देखना इस ग्राफ में, जैसे मान लो यहाँ जो y का वैल्यू है वो अपन ले लेते हैं 5 है सपोज करो। अब बताओ जब x 0 था तो भी y 5 है, जब x का वैल्यू कितना है बताओ 1 है तो भी y का वैल्यू कितना है 5 है, x का वैल्यू जब 2 है तो भी y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 3 है तो भी y का वैल्यू 5 है। मीनिंग x वाला कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, यहाँ x वाला कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है बट y वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। y वाला भी नहीं हो रहा, z वाला भी नहीं हो रहा। भाई y वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हो रहा, z वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अपने पास ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये अपने पास 1D मोशन है। ऐसे देखो इस ग्राफ में आओ, इस ग्राफ में अपने पास अपन ने ले लिया कि x का वैल्यू 4 है, तो देखो जब y का वैल्यू 0 है तो भी x 4 है, y का वैल्यू जब 1 है तो भी x 4 है, y का वैल्यू 2 है तो भी x 4 है, y का वैल्यू 3 है तो भी क्या है बताओ x 4 है। तो ये भी अपने पास जो ग्राफ है वो किसका है बताओ 1D मोशन का है। इसमें ओनली y वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x वाला और z वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही देखो अब अपन बात करते हैं 2D मोशन के लिए। 2D मोशन में क्या लिखा हुआ है, मोशन इन ए गिवन प्लेन। भाई कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा बट एक सर्टेन प्लेन में होगा। मोशन इन ए गिवन प्लेन बट नॉट अलोंग स्ट्रेट लाइन, कहने का मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं हो बट किसमें हो, एक सर्टेन प्लेन में हो। प्लेन का मीनिंग ये हो गया इसमें दो कोऑर्डिनेट हो, या तो x हो x y हो या फिर y z हो या फिर z x हो। एट ए टाइम टू कोऑर्डिनेट चेंज, इसमें एक टाइम पे दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। x y हो सकते हैं, y z हो सकता है और z x हो सकता है। इसका एग्जांपल लिखा अपने प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को ऐसे समझ सकते हैं अपने, जैसे मान लो कोई फील्डर है और वो बॉल को थ्रो कर रहा है विकेट कीपर के पास, है ना? तो जो बॉल का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन। अपन ने किसी बॉल को ऐसे फेंका, इस तरह से बॉल को फेंका, ये अपने पास इसका मोशन आया अपनी बॉल का। अब देखना इसमें x का वैल्यू 0 है तो y भी 0 है। अब देखो यहाँ आते हैं तो x का वैल्यू सपोज करो x1 हो गया, तो y का वैल्यू भी बताओ क्या हो गया, y1 हो गया। ऐसे ही बताओ x का वैल्यू x2 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो गया बताओ, y2 हो गया। मीनिंग दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y वाला कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है बताओ, चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो मोशन है वो कौन सा मोशन है बताओ, 2D मोशन। ऐसे ही अपने 3D मोशन की बात करते हैं। तो 3D मोशन क्या है, द मोशन इन ए स्पेस। स्पेस में जब कोई मोशन होगा अपने पास बट नॉट अलोंग स्ट्रेट लाइन, ना तो स्ट्रेट लाइन में होगा नहीं किस में होगा बताओ, प्लेन में होगा, कहने का मतलब स्पेस में होगा अपने पास। और एट ए टाइम 3 कोऑर्डिनेट चेंज, इसमें 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे एट ए टाइम। मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, मोशन ऑफ ए गैस पार्टिकल, कहने का मीनिंग कोई अपने पास जो बर्ड है वो उड़ रहा है, फ्लाइंग है, फ्लाइंग बर्ड है, उसका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, 3D मोशन है। उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, x y और z, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ऐसे कोई गैस का पार्टिकल है उसका जो मोशन होगा वो भी 3D मोशन होगा अपने पास है। अब एक एग्जांपल से अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो मोटरसाइकिल है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, प्लेन रोड है उस पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट वैसे अपन स्ट्रेट ले जाना हालांकि पॉसिबल अपन कह सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, भाई थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो अपन हैंडल को मूव करते हैं ना। तो बिल्कुल अगर स्ट्रेट जा रही है,
बिल्कुल, जैसे मान लो मोटरसाइकिल का नहीं लेके अपन ऐसे कह रहे हैं कि अपन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और उस स्ट्रेट लाइन पे अपने चल रहे हैं, तो ये वाला अपने पास कौन सा मोशन हुआ, 1D मोशन हुआ। इसमें ओनली एट ए टाइम एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब जैसे मान लो मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल को अपन प्लेन रोड पे चला रहे हैं, ब्रेकर नहीं है समझो, प्लेन रोड पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं अपन स्टार्ट करके, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो जाएगी वो, बट जाएगी अपने पास रोड पे ही, मीनिंग चल किस पे रही है बताओ, वो एक प्लेन पे ही चल रही है, वो एक प्लेन पे ही चल रही है। मैंने बोला ब्रेकर वाली रोड नहीं है, विदाउट ब्रेकर अपन बात कर रहे हैं। मोटरसाइकिल को प्लेन रोड पे जब चलाएंगे तो उसका 2D मोशन हो गया, क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा अपन थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे ना, हैंडल को मूव करेंगे, तो उसका जो मोशन हो गया वो कौन सा मोशन हो गया बताओ, 2D मोशन हो गया। अब सपोज करो ब्रेकर आ गया, एक बार सपोज करो ब्रेकर आ गया और अपन ने ब्रेकर पे तेजी से मोटरसाइकिल को क्रॉस करवाया, तेजी से मोटरसाइकिल को अपने पास क्रॉस करवाया ब्रेकर, तो कुछ टाइम तक बताओ वो किस में रही होगी, एयर में रही होगी, उस टाइम तक वो मोटरसाइकिल थी वो किस में रही होगी बताओ, एयर में रही होगी। तो ये उसका जो मोशन है, जब कुछ टाइम तक वो एयर में रही, तो ये जो उसका मोशन है वो कौन सा मोशन है बताओ, 3D मोशन है, क्योंकि उस टाइम अपने पास उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स वाला भी चेंज हो रहा है, वाई वाला भी चेंज हो रहा है, और कौन सा चेंज हो रहा है बताओ, जेड वाला भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये समझ आ गया होगा, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। याद ऐसे रखना है, इसमें ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा एट ए टाइम, इसमें टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, और इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन दी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्टेंस की डेफिनेशन में क्या लिखा है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी मीनिंग जो पाथ अपन ने ट्रेवल किया है उसकी टोटल लेंथ अपने को निकालनी है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक और लिखी है डेफिनेशन, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर करके बताता हूं मैं। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो समझते हैं, एक मैं डायग्राम बनाता हूं, इसके बेसिस पे तुम समझना। जैसे समझो तुम सुबह घर से, ये तुम्हारा होम है, घर है, घर से स्कूल आए और तुमने इस तरह से तुम आए, मान लो ऑन फुट या बाइसिकल से या बाइक से, जैसे भी आए, ये स्कूल है, ये स्कूल है। अब देखो समझो एक बार, ये तुम्हारा होम है, एस का मीनिंग होम है, घर है, और एस का मीनिंग ये स्कूल है। तुम इस तरह से आए, तो जो अपने पास कंप्लीट पाथ लेंथ है, पूरे पाथ को जब अपन क्या कर लेंगे बताओ, काउंट कर लेंगे, पूरे पाथ की जो लेंथ है उसको अपन काउंट कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, तो फिर वो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा। मैं तुम्हारे और बताऊं, जैसे मान लो तुम इसी पास से आए और बाइक लेके आए, एक बार समझो बाइक से आए। अब बाइक में जो स्पीडोमीटर है अपने पास, स्पीडोमीटर है, उसमें किलोमीटर आता है अपने पास, भाई कितना किलोमीटर अपन चल लिए, वो जो किलोमीटर बताएगा वो डिस्टेंस है। वो जो किलोमीटर बता रहा है वो क्या है बताओ, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस है अपने पास। तो यहाँ लिखा है देखो एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है अपने पास, ये जो अपन आ रहे हैं, जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है बताओ, एक्चुअल पाथ। तो पूरे पाथ की जब अपन क्या कर लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, पूरे पाथ की जब अपन लेंथ निकाल लेंगे जिस पाथ से आए हैं, तो फिर वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। मैंने बताया कि तुम मोटरसाइकिल लेके आए हो, बाइक लेके आए हो, और जब तुम घर पे थे तब इतना लिखा हुआ था उसके अपने पास स्पीडोमीटर में, इतना किलोमीटर लिखा हुआ था समझो, और जब तुम स्कूल आ गए तब इतना लिखा हुआ आ गया। अब बताओ तुम कितना किलोमीटर चल के आए, 10 किलोमीटर चल के आए। वो 10 किलोमीटर तुम्हारा क्या है बताओ, वो डिस्टेंस है। वो जो 10 किलोमीटर है वो डिस्टेंस है तुम्हारा, वो जो 10 किलोमीटर है स्पीडोमीटर जो दिखा रहा है वो डिस्टेंस है। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। अब शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो देखो
कहां से कहां तक ज्वाइन कर दो। ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है बताओ, फाइनल पॉइंट। बताओ इनिशियल से एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहां तक, फाइनल तक। इनिशियल से एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, कहां तक ड्रॉ कर दी बताओ, फाइनल पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दी। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक सर्टेन डायरेक्शन में। देखो ये एक सर्टेन डायरेक्शन में है, तो देखो क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। ये देखो शॉर्टेस्ट लेंथ है अपने पास, ये बड़ी शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थी वो तो थी डिस्टेंस, ये तो क्या है बताओ, डिस्टेंस है अपने पास, ये तो डिस्टेंस है। और ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये क्या है बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। तो लिखा है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो एक शॉर्टेस्ट पाथ अपने को ड्रॉ करना है एक सर्टेन डायरेक्शन में, किस किस के बिटवीन में, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन में। तो मैंने तुम्हारे को बता दिया कि जैसे मान लो ये अपने पास जो है वो तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है बताओ, डिस्टेंस है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रखने के लिए, जैसे मान लो बाई प्लेन आए, तुम एक बार सोचो, बाई प्लेन स्कूल आए, एक बार सोचो, तो घर से प्लेन को तुमने उड़ाया और स्कूल पे लाके तुमने उसको लैंड कर दिया। अब तुम बताओ वो जो प्लेन है वो बताओ बाइक वाले रास्ते रास्ते आएगा या वो स्ट्रेट ही आएगा, स्ट्रेट ही आएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा बताओ, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेन जब आएगा तो सीधा ही आएगा, वो रास्ते रास्ते थोड़ी आएगा, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को, बट अब क्लियर हो गया होगा। भाई डिस्टेंस तो क्या है बताओ, जो एक्चुअल पाथ तुमने ट्रेवल किया है, जो एक्चुअल पाथ तुमने ट्रेवल किया है वो क्या है बताओ, डिस्टेंस है। और जो शॉर्टेज डिस्टेंस है सर्टेन डायरेक्शन में बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर आगे चलते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल से बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं तुम्हारे को इतना सा बताता हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, समझो इसके इतना सा समझ लो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मान लो टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम हो गया जैसे 9:30 AM हो गया, अब अपने डायरेक्शन टाइम बताने के लिए बताओ अपने को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई क्या, नहीं हुई, तो टाइम कौन सी क्वांटिटी होगी बताओ, स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट और भी बहुत सारी है, मास हो गया, स्पीड होगी, ये अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में और अपन डिटेल से पढ़ेंगे वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। अपन नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तुम इतना समझो, स्केलर का मीनिंग जिसके पास डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर का मीनिंग जिसके पास डायरेक्शन है। बाकी इसमें ये भी है कि डायरेक्शन होते हुए भी कई क्वांटिटी ऐसी है जिनको स्केलर कंसीडर किया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है बट फिर भी उसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो इस बात को अपन डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी तुम इतना समझ लो भाई, अपने पास जो स्केलर है, स्केलर का मीनिंग क्या है भाई, जिसके पास डायरेक्शन है नहीं है, और वेक्टर का मीनिंग क्या है बताओ, जिसके पास डायरेक्शन है। तो बताओ डिस्टेंस के पास तो डायरेक्शन नहीं होती है बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। अब मैं पूछूं डायरेक्शन कहाँ है इसकी, तो इसकी डायरेक्शन है इनिशियल पॉइंट से किधर बताओ, फाइनल पॉइंट। इसकी एक सर्टेन डायरेक्शन है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, क्योंकि इनिशियल से जब फाइनल की तरफ जाओगे एक सर्टेन डायरेक्शन में जाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, तभी वो डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा। तो बताओ
अपन ने बताया डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, बताओ स्केलर क्वांटिटी है, और अपने पास डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, बताओ वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन अपन ने बता दिया। बताओ कहां से कहां तक होगा, इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करना है, फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो अलोंग अपने पास स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या लिख सकते हैं, अलोंग स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। या फिर एक तरीका और बता दूंगा मैं, एक सेकेंड भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, उससे भी इसका डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। अभी बता दूंगा आगे चल के। देखो सेकंड पॉइंट में आते हैं, सेकंड पॉइंट इसका यूनिट की बात करते हैं अपन। तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, काफी कुछ ले सकते हैं अपन। ऐसे इसके भी सब कुछ अपन ले सकते हैं। बट ऐसा ही सिस्टम की अगर बात करते हैं अपन, ऐसा ही सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बताओ मीटर होगा। सीजीएस की अगर बात करेंगे तो इसका यूनिट भी क्या ले लेंगे अपन, सेंटीमीटर ले लेंगे, इसका यूनिट भी क्या ले लेंगे, बताओ सेंटीमीटर ले लेंगे। बाकी अपने पास डिस्टेंस को जिसमें भी तुम मेजर कर सकते हो वो सारे यूनिट है। बट इन ऐसा ही सिस्टम मीटर होगा, यहाँ पे मीटर होगा, इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें कई बार तुम्हारे को, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझो बात को क्या कहना चाह रहा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों साइन है भाई, यहाँ ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, ये ग्रेटर देन है, जब ये और लगा दिया तो एक साथ दो साइन आगे, क्या रीड करेंगे, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो पहली बात तो मेरे को ये मैं तुम्हारे बताना चाहूँ, यहाँ मोड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मोड की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, बताओ स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी से कंपेयर नहीं कर पाते, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाते। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मोड लेना पड़ता है, उसका मोड लेना पड़ता है, और उसका मोड ले लेते हैं तो फिर उसमें से डायरेक्शन हट जाती है। मेरी बात समझो, अभी क्या बताया अपन ने कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास क्या होती है, बताओ डायरेक्शन होती है। अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, मोड ले लेता हूँ, तो उसमें से डायरेक्शन एलिमिनेट हो जाती है। ये चीज भी मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, अभी तो इतना समझो। मोड अगर मैंने ले लिया, मैग्नीट्यूड अगर मैंने ले लिया, तो उसमें से डायरेक्शन एलिमिनेट हो गई, डायरेक्शन एलिमिनेट होगी। और अगर मान लो वो नेगेटिव है तो मोड से आउटसाइड क्या आ जाएगी, बताओ पॉजिटिव आ जाएगी। अगर वो नेगेटिव है तो मोड से आउटसाइड क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो मोड क्यों लगाया है यहाँ, बताओ मोड इसलिए लगाया है कि एक स्केलर क्वांटिटी का कंपैरिजन एक वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्टली नहीं कर सकते। जो ये वेक्टर है उसको भी स्केलर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, स्केलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने वहां मोड लगाया है। तो मोड समझ गए होंगे क्यों लगाया है। फिर देखो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस ग्रेटर होगी, ग्रेटर होगी किससे, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। या फिर एक केस और है, डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। पहले इक्वल वाला केस लेते हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट डायरेक्शन चेंज किए, मान लो कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। जैसे मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखो कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। बताओ जब तक वो टर्न नहीं होगा, सोचो वो ए से बी तक गया, तो ए से बी तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है, बताओ डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी तक अगर कोई पार्टिकल गया स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग, जब तक वो टर्न नहीं हो रहा है, सुनना मेरी बात कान खोल के, जब तक वो टर्न नहीं हो रहा है, 1D मोशन की बात कर रहे हैं अपन। 2D 3D में तो अपने पास डिस्टेंस ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से, बट मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग, जब तक बिना टर्न किए वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब तक डिस्टेंस किसके इक्वल है, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बताओ इक्वल है। समझ रहे हो मेरी बात को। कोई पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हुआ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और बी पे जाके रुक गया। अब मैं पूछूं
कि उसका डिस्टेंस कितना है, तो जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही उसका क्या है बताओ डिस्प्लेसमेंट, जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। मोड क्यों लगाया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए अपन उसको स्केलर की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, या फिर एक रीजन और होगा अभी आगे चल के वेक्टर नेगेटिव भी होगा अपने पास, वेक्टर नेगेटिव भी होगा। जैसे मान लो वेक्टर को नेगेटिव ले लेंगे अभी, तो जैसे डिस्टेंस तो 5 मीटर है और फिर डिस्प्लेसमेंट -5 है, इसलिए 5 मीटर और -5 दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए अपन ने मान क्या ले लिया बताओ मैग्नीट्यूड, ताकि जब माइनस का अपन क्या लेंगे मोड लेंगे तो आउटसाइड किसका आ जाएगा बताओ प्लस का आ जाएगा, आउटसाइड किसका आ जाएगा बताओ प्लस का आ जाएगा, आउटसाइड प्लस का आ जाएगा, प्लस का मैग्नीट्यूड लेते हैं +5 है तो भी +5 ही रहेगा, आउटसाइड जब आएगा तो अपने पास। आप देखो ये बात समझ आ गई होगी, देखिए ये क्या कह रहा है, फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग, जब तक वो टर्न नहीं हो रहा है तब तक डिस्टेंस किसके इक्वल है, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अदरवाइज अगर वो टर्न हो गया तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोचो वो टर्न हो गया, जैसे मान लो अभी ए से स्टार्ट हुआ था और बी तक गया, अभी तक टर्न नहीं हुआ तो स्ट्रेट लाइन में गया था, तो ए से बी तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। बट सोचो वो टर्न हो गया बी से वापस उसी पाथ पे आ गया और मान लो सी तक आ गया, सी तक आ गया, अब क्या होगा बताओ, डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ को अपन देखेंगे, एक्चुअल पाथ क्या है बताओ, ए बी, ए से कहां तक गया वो बी तक गया, ए बी प्लस फिर बी से कहां तक आया बताओ सी तक, ये डिस्टेंस हो जाएगी उसकी। सोचो एक बार, जैसे मान लो ये 5 मीटर है, ए से सी तक का बता दिया अपन ने 5 मीटर है, और ए से सी तक का 5 मीटर ले लिया और ए से बी तक का 8 मीटर ले लिया, ए से बी तक का कितना ले लिया अपन ने 8 मीटर ले लिया। अब मैं पूछूं उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो बताओ ए बी का वैल्यू कितना है 8 मीटर है और बी सी का वैल्यू ये पूरा 8 है, ये 5 है तो 3 मीटर हो गया भाई। तो बताओ 8 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया बताओ 11 मीटर, 11 मीटर उसका डिस्टेंस है भाई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला लिखूंगा भी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कहां है उसकी बताओ सी पर है, सी पर है और इनिशियल पोजीशन कहां है ए पर। तो बताओ अगर यहां अगर अपन 0 माने कि 0 से स्टार्ट हुए तो बताओ यहां कितना आएगा, यहां अपने पास 5 आएगा सी पर, सी पर कितना आएगा 5 आएगा। तो बताओ फाइनल तो कितने पे अपन 5 पे है, 5 मीटर पे है फाइनल तो, और इनिशियल कितने पे थे 0 पे थे, यहीं से स्टार्ट हुए ना, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बताओ 5 मीटर क्या हो जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्टेंस ग्रेटर हुई या नहीं हुई, तो जब वो टर्न हो जाएगा तो डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी किससे, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। जब तक वो टर्न नहीं होगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे बताओ इक्वल होंगे। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी सबको। चलो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।